नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 68 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 68 का जो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो अगर बात की जाए हिंद स्वराज की, तो हिंद स्वराज के जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हिंद स्वराज को महात्मा गांधी के द्वारा 1909 के आसपास लिखा गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है, इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा और कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी गई है। तो इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा सत्य के प्रयोग, तो सीधा क्वेश्चन आता है सत्य के प्रयोग किसने, ये इसके लेखक कौन है। तो सत्य के प्रयोग के जो लेखक है इस किताब के वो है महात्मा गांधी। अच्छा, हरिजन नामक पत्रिका के लेखक, तो अगर हरिजन की बात करें तो हरिजन की जो रचना है वो भी किसने की है, महात्मा गांधी। तो हरिजन हो गया, सत्य के प्रयोग हो गया और आपका हिंद स्वराज, इन तीनों की जो रचयिता है वो कौन है, लेखक जो है वो कौन है, महात्मा गांधी है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए हिंद स्वराज के अलावा एक ग्राम स्वराज भी है, तो ग्राम स्वराज के भी कौन है, महात्मा गांधी है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। टेट में बहुत बार आई है अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया जो बुक है वो ये इसकी जो रचयिता है वो है लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस फ्री हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि लास्ट के कुछ दिनों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 7876145409। अच्छा, बात हो रही थी अनहैप्पी इंडिया पुस्तक की, साथ में महात्मा गांधी की पुस्तक की। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, जैसे कि आपका अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इसके अलावा एक बुक है जो बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, बुद्ध चरित्रम। अच्छा, बुद्ध चरित्रम जो किताब है इसके रचयिता कौन है। तो बुद्ध चरित्रम जो किताब है इसके जो रचयिता है वो है अश्वघोष। कौन है, अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरित्रम किताब के रचयिता है। इसके अलावा एक किताब है हर्ष चरित्र। कौन सी है, हर्ष चरित्र। और हर्ष चरित्र के अलावा है कादम्बरी। तो हर्ष चरित्र और कादम्बरी जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है। तो हर्ष चरित्र और कादम्बरी पुस्तक की रचयिता है हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के द्वारा दो किताबें, एक हर्षचरित्र और दूसरी कादम्बरी। और बुद्ध चरित्रम जो लिखी है वो किसने लिखी है। तो बुद्ध चरित्रम लिखी है अश्वघोष, जो कि मैं आपको नहीं बताई थी। तो बुद्ध चरित्रम किसने लिखी है, अश्वघोष ने लिखी है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भारत भारती आपको पता चल गया, मैथिली शरण गुप्त है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार अवंती सुंदरी पूछता है। देखो ये वो किताबें हैं जो कि टेट परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अवंती सुंदरी आप सभी जानते हैं, दंडी के जो है वो अवंती सुंदरी की रचयिता है। अच्छा, अगली है यामा। यामा किसने लिखी, तो यामा लिखी है महादेवी वर्मा। तो यामा की रचयिता है महादेवी वर्मा। इसके अलावा आपकी है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रस खान। प्रेम वाटिका की रचयिता कौन है, रस खान है। इस बात को आपने याद रखना। एक आदि और कर लेते हैं, जैसे कि दश कुमार चरित्र। सीधा क्वेश्चन आता है कि दश कुमार चरित्र की रचयिता कौन है। तो दश कुमार चरित्र की रचयिता आपकी जो है वो कौन है। तो दश कुमार चरित्र की अगर बात की जाए तो इसकी रचयिता भी वही है जो कि अवंती सुंदरी के। तो अवंती सुंदरी और दश कुमार चरित्र एक ही व्यक्ति दंडी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए अगर मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है वो एक प्रकार का नृत्य भी है और शास्त्रीय नृत्य भी है। ये भारत के केरला में किया जाता है। मोहिनी अट्टम केरला में किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य, दो क्लासिकल डांस किए जाते हैं, तो वो है आपका केरल। केरल में दो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, एक होता है मोहिनी अट्टम, दूसरा होता है कथकली। अच्छा, कथकली जो होता है वो किया जाता है पुरुषों के द्वारा,
तो केरल का ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो कि पुरुष करते हैं तो कथकली है। और मोहिनी अट्टम भारत का ऐसा शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य का जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो टोटल जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या 8 है। अच्छा, भारत का सबसे पुराना 8 में से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम। अच्छा, भरतनाट्यम सबसे पुराना जो है वो क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीनतम है। कहाँ पे किया जाता है, तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका कथकली और मोहिनीअट्टम ये तो दोनों केरल में होता है, लेकिन एक कथकली होता है, एक कथक होता है। कथक कहाँ पे होता है, तो अगर कथक की बात करें तो कथक होता है यूपी में। कथक कहाँ होता है, यूपी में होता है कथक। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है आपका कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से बोलेंगे कच्ची पूरी। कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है, तो कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है वो आपको मिलेगा देखने को आंध्र प्रदेश। देखो, कच्ची पूरी खाई थी मैं एक बार पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। कच्ची पूरी खाई थी अंधे ने, इसीलिए आंध्र प्रदेश में क्या होता है, कच्ची पूरी कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस होता है। अच्छा, भारत का सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है, तो है सत्रिया। कौन सा है, सत्रिया। सत्रिया कौन सा है, भारत का सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है, क्योंकि इसको सन 2000 में क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। देखो, विटामिन और साइंस के क्वेश्चन आपको पता होने ही होने चाहिए। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड है, आप सभी विटामिन के नाम बताइए। तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। ट्रिक का नाम है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ट्रिक का नाम है रथ एक टॉफ़ी। ट्रिक का नाम क्या है, रथ एक टॉफ़ी। तो रॉ से बोलेंगे आपका रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बी का नाम है थायमीन, थायमीन। फिर सी, ए विटामिन बी, रथ से बनेगा ए बी, एक से बनेगा सी और डी। तो ए से बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, और विटामिन टॉफ़ी से बनेगा ई और के। तो भैया टोकोफेरोल, टॉफ़ी से बोलेंगे, टा से बोलेंगे टोकोफेरोल, और के से बोलेंगे फिलिक्विनोन। तो सभी नाम आपको याद रखने हैं। ट्रिक का नाम है रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। रथ से बोलेंगे रेटिनॉल और थायमीन, एक से बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का नाम कैल्सीफेरोल। और टॉफ़ी बोले तो विटामिन जो आपका ई है इसका नाम है टोकोफेरोल, और के का नाम जो है वो क्या है, फिलिक्विनोन है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने विटामिन की खोज की, तो सी फंक के द्वारा विटामिन की खोज 1912 के आसपास की जाती है। अच्छा जी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है, थायमीन मैंने बता दिया विटामिन बी का है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में जो घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, वो होते हैं KEDA। ट्रिक याद रखोगे, कीड़ा। तो 2 प्रकार के विटामिन हमने यहाँ से सीखे, एक तो जल में घुलनशील के लिए ट्रिक है BC, और अगर वसा में घुलनशील आएगा तो है विटामिन KEDA। ट्रिक याद रखोगे, कीड़ा। तो सारे के सारे क्वेश्चन देखो यार इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की वो कौन सा स्थल है जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं। इस बात को आपने याद रखना है। तो घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। ये सुरकोटदा कहाँ पे पड़ता है, तो सुरकोटदा की बात करें तो ये गुजरात में है। ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। इसकी जो खोज है वो जगपति जोशी, किसके द्वारा की गई थी, सुरकोटदा की जो खोज है वो किसने की थी, जगपति जोशी ने की थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि यहाँ से एक तो घोड़े के अवशेष मिले, घोड़े के अवशेष के अलावा सुरकोटदा से कलश शवदान भी मिला है। क्या मिला है,
कलश शवदान। तो कलश शवदान और घोड़े के अवशेष दोनों के दोनों आपकी सुरकोटदा से मिले। अच्छा, कालीबंगन, कालीबंगन भी एक हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो अगर कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन की जो खुदाई है, इसकी जो खोज है वो बीके थापड़ है। बीके थापड़ और बीके लाल, दो व्यक्तियों ने की थी। बीके थापड़ और बीके लाल ने इसकी जो है वो खुदाई कराई थी। कालीबंगन का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। और जो कालीबंगन है, यहाँ पे क्या क्या मिला है हमें? तो यहाँ से हमें हल से जुते हुए खेत के निशान। तो हल से जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा कालीबंगा से ही हमें एक अलंकृत ईंट मिली है। और चूड़ियाँ भी कहाँ से मिली है? कालीबंगन से मिली है। क्वेश्चन आया था कि कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगन आपके घग्गर नदी, कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले। अच्छा, लोथल कहाँ पर है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अच्छा, लोथल गुजरात में है। तो आप ये बताइए लोथल जो है हमें क्या मिला? तो लोथल की सबसे पहले तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी। कौन सी नदी पूछा गया क्वेश्चन है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। और अगर लोथल की बात करें तो ये गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है। ये यहाँ से हमें जो है वो क्या मिले थे? हाथी के दांत मिले थे, गोदीबाड़ा मिला था। हाथी के दांत, गोदीबाड़ा और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल से ही मिला था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का स्थल है, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, वो कौन सा है? तो वो भी आपका लोथल ही है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला है यहाँ पर रोपड़। अच्छा, रोपड़ की बात करें, रोपड़ कहाँ पर है? तो रोपड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपका पंजाब में है। और इसकी खुदाई जो है वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में ये रूपनगर पंजाब में स्थित है। अच्छा, रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ आपका सतलुज नदी के किनारे है। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखो, ऑप्शन को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर कर लिया। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के द्वारा खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज 1921 में की गई है। अच्छा, किसके द्वारा की गई है? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई है। अच्छा, दूसरा हड़प्पा सभ्यता के द्वारा खोजा गया स्थल था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में ही है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी, किसने की है? राखल दास बनर्जी ने की है। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। और हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और अगर बात की जाए मोहनजोदाड़ो की तो वो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। हड़प्पा से आपको बहुत सारी चीज़ें मिली। आपका पुरोहित आवास मिला, अन्नागार मिला, आपके कांसे की बनी नृत्य जो है वो क्या मिला? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो वो मिली मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से। तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति बहुत बार पूछी गई है, मोहनजोदाड़ो से मिली थी, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो श्रमिक आवास मिला वो मिला था हड़प्पा से। लेकिन पुरोहित आवास मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो से मिला था। गलती नहीं करेंगे, इन दोनों बातों को करेक्ट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखिए, अगर चार बौद्ध महासभाएं हुई, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, और चौथी जो बौद्ध संगीति है वो टेट परीक्षाओं में टीजीटी आर्ट्स में चौथी बार पूछी गई थी पिछले बार। तो हो सकता है कि इस बार 5वीं बार पूछी जाए। तो कश्मीर के कुंडल वन में क्या होती है? चौथी बौद्ध संगीति होती है, चौथी बौद्ध महासभा होती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में होता है। अच्छा, किसके शासनकाल में होता है और कब होता है? तो चौथी बौद्ध संगति पहली शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, पहली शताब्दी ईस्वी में होती है। कहाँ पर होती है? कुंडलवन कश्मीर में। शासनकाल किसका था? कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बौद्ध महासभा कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, वसुमित्र और अश्वघोष। अच्छा, चारों बौद्ध संगीति की बात करते हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी पहली बौद्ध संगीति। किसके शासनकाल के समय हुई थी पहली बौद्ध संगीति? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासनकाल के समय पहली बौद्ध संगीति होती है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में।
383 ईसा पूर्व में होती है, किसके शासनकाल में, कहाँ पर होती है, पहली राजगृह में राजभाई के घर में, दूसरी वैशाली दीदी के घर में। अध्यक्षता किसने की थी, राजा किसके शासनकाल के समय, कालाशोक। अध्यक्षता की थी सभा कमी, किसने की थी, सभा कमी। और चौथी बौद्ध संगीति के अलावा आपकी तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्रम। और किसके शासनकाल के समय, अशोक के शासनकाल के समय। और अध्यक्षता किसने की थी, मोगली पुत्तीस। तो चारों की चारों बौद्ध संगीति का आपको पता चल गया। पहली आपकी राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्रम अशोक के शासनकाल में हुई थी, और चौथी जो बौद्ध संगीति है वो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के समय हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। देखो, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद और इन चारों बौद्ध संगीति के बाद दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान बौद्ध धर्म का एक नया रूप है। ऐसा माना जाता है कि हीनयान एक कठोर मार्ग है, जबकि महायान एक सरल मार्ग है। यहाँ से कम लोग, हीनयान से कम लोग निर्माण की प्राप्ति करते हैं और निर्माण होता है मोक्ष, और महायान से निर्माण की प्राप्ति बहुत अधिक लोग करते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। तो हीनयान महायान चारों बौद्ध संगीतियाँ परीक्षाओं में कभी भी पूछी जा सकती है, परीक्षाओं से आपकी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसीलिए एक एक को आप याद रखें, किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि मुरा नस्ल किस जानवर से संबंधित है। आज मैंने इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, मतलब कि क्वेश्चन को पढ़ा है तो फिर भी डिटेल में, लेकिन क्वेश्चन अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहता हूँ कि एक वीडियो में कम से कम 8 क्वेश्चन के 200 बन जाए, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ना हो, 6 की बजाय 8 क्वेश्चन हो कम से कम। तो मुरा नस्ल किस जानवर की है, तो मुरा जो है वो भैंस की नस्ल है। इस बात को आपने सबसे पहले याद रखना है। अच्छा, भैंस की नस्ल है मुरा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुरा भैंस की नस्ल है, आप ये बताइए कि वैज्ञानिक नाम बताइए जानवरों के, भैंस का ही बता दीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है भैंस का वैज्ञानिक नाम, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। तो बुबालस बुबालिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा गाय का बता दो, गाय का है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस किसका है, गाय का। तो बॉस इंडिगस गाय का वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब कि ऐसे कभी रैंडम क्वेश्चन टेट में आ जाते हैं कि जिसका यार पता ही नहीं होता है। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियर्स। तो याद रखना, आपके घर में जो कुत्ता है उसका नाम कैनिस है, और इसीलिए कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है, फैमिली के साथ रहता है तो कैमिस फैमिलियर्स, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कैनिस फैमिलियर्स कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। आप इसके अलावा भेड़ का बताइए। अच्छा, भेड़ का है ओविज अराइज। क्या है, ओविज अराइज। तो यहाँ से हमने चारों जानवर है, चाहे भेड़ है, कुत्ता है, गाय है, इनके वैज्ञानिक नाम को जान लिया। अच्छा, मनुष्य का भी जान लो, कभी कभार टेट में लट्टू क्वेश्चन आता है और बच्चे फिर भी गलत करते हैं कि ह्यूमन का रासायनिक नाम है होमोसेपियंस। क्या है, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस रासायनिक नाम है किसका, साइंटिफिक नेम है, सॉरी रासायनिक नहीं, साइंटिफिक नेम है किसका। तो ये साइंटिफिक नेम है किसका है भाई, ये है आपका मानव का। ठीक है, इसके अलावा मेढक का बहुत बार पूछा गया है, मेढक का पूछा गया है, तो मेढक का है राना टिग्रिस टिग्राना। राना टिग्रिस टिग्राना। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है बिल्ली। बिल्ली का रासायनिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। पूछा गया एक बार, फेलिस डोमेस्टिका किसका नाम है, तो फेलिस डोमेस्टिका अब बिल्ली का नाम है। इस बात को आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर अंगूर की बात करें तो अंगूर का अभी टेट में पीछे पूछा गया था, अंगूर का है विटियस। क्या है, विटियस, इंपॉर्टेंट है अंगूर का नाम, बार बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार गूंजता है, लेकिन पिछले बार नहीं आया था, तो इस बार परीक्षा में हो सकता है आ जाए कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो अगर भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव तो होता है, लेकिन अगर बात की जाए भोपाल गैस त्रासदी की तो ये कब हुई, तो ये 2-3 दिसंबर 1984। तो 2-3 दिसंबर की रात 1984 में होती है। भोपाल कहाँ पर पड़ता है, तो भोपाल जो है वो ये मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पर एक फैक्ट्री है। किस फैक्ट्री में ये गैस का रिसाव हुआ था, तो उसका नाम है यूनाइटेड कार्बाइड
यूनाइटेड कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री। तो ये एक कीटनाशक जो है वो फैक्ट्री है, और यहीं पर जो है वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या होता है, रिसाव हो जाता है, और इस रिसाव के कारण जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आधिकारिक तौर पर 3,500 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मरे थे। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो 2-3 दिसंबर 1984। सीधा क्वेश्चन पेपर में आता है, परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है। कहाँ पर हुआ है ये भोपाल, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, और ये सारी के सारी क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाला है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन हिमाचल का आता है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी बहुत फेमस है, उसी प्रकार हिमाचल में कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया। तो हिमाचल के कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप 4 अप्रैल, याद रखना है, 1905। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है। तो 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आता है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी। तो 1929 के आसपास जो है विश्व में आर्थिक महामंदी का दौर भी आया था, इस बात को आपने याद रखना है। महामंदी की जो शुरुआत है वो 1929 में हो गई थी विश्व में। तो ऐसे क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश टू ऑल स्टूडेंट्स। और कल से साइकोलॉजी की करंट अफेयर की वीडियो आपको लगातार मेरे चैनल पे अब देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।